हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में शियर स्ट्रेस के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्चुअल शियर स्ट्रेस होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है शियर स्ट्रेस, और हमें अलग अलग मेंबर्स में, मैकेनिकल मेंबर्स में किस प्रकार से शियर स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। तो शियर स्ट्रेस जो होता है ये दरअसल हमें बहुत से ऐसे लोडेड मेंबर्स में या अनलोडेड मेंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं जो कि मैकेनिकली किसी जगह पर हमें जैसे कि ब्रिज हो गए, टॉवर्स हो गए, ट्रस हो गए, बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, तो इन सब जगह पर हमें देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है, बहुत सी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं किसी भी शियर स्ट्रेस मेंबर पर, जैसे कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, ओके, और किस प्रकार से मतलब उसकी डिज़ाइनिंग की गई है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स रहते हैं जिन पे आधारित रहता है हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो हम जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है इसे हम फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ये देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है हमारा शियर स्ट्रेस का, वो वैल्यू जो है कितनी मात्रा में आ रहा है, और अगर वैसा अगर वैल्यू अगर आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बनाने से पहले भी हम उसके शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के समय में ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडलिंग कर सकते हैं पर्टिकुलरली मटेरियल के साथ में, और उसका हम लोड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर हम उसमें इतना अगर लोड लगाएंगे तो उसके शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, शियर का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, दबना, ठीक है, दबाव। तो ये जो कंप्रेशन जो रहता है, ये जो डिफॉर्मेशन रहता है, इसी हम टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, सरल भाषा में शियर कह सकते हैं। और स्ट्रेस का मतलब होता है क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो उसी से मिल करके बनता है वर्ड हमारा शियर स्ट्रेस। ओके, तो अब ये जो शियर स्ट्रेस जो हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, गिवन द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, द मैक्सिमम शियर इज। तो देखिए ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट है कि देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, वो सबसे ज़्यादा किसका है। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रांसवर्स मतलब सीधे में, तो ये जो है 12 KSI मतलब किलो पास्कल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, और इस बीम के क्रॉस सेक्शन में क्या लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स को हम कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं, और शियर स्ट्रेस को हम S से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर A और B यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर मेंबर है, नो डाउट, ये चीज़ क्लियर है। तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, और उस बीम में देखिए ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली लोड की वजह से इसमें कितनी मात्रा का शियर स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है -12 KSI, मतलब कि ये कंप्रेशन का है। माइनस मतलब कि कंप्रेशन और प्लस मतलब कि टेंशन। और देखिए यहाँ पर ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा मतलब कि स्ट्रेस है ना, टाउ मतलब कि टॉर्सन, और ये वाई जो है ये एक्सिस है। ओके, तो टाउ दरअसल शियर स्ट्रेस को भी किसी किसी जगह पर एक्सप्रेस करने के लिए हम टाउ का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हम टॉर्सन के लिए भी हम टाउ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे की यूनिट्स में देखने को हमें मिलेगा। तो अब जो है देखिए यहाँ पर गिवन द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। तो यहाँ पर वही पूछा बताया गया है और पूछा भी गया है कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसकी है या इसकी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो यही होगा कि इस जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसी का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू होगा। ये वैल्यू क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेंशन का अलग वैल्यू बता रहा है 12 KSI, और कंप्रेशन का अलग -12 KSI बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी 4 KSI जो है ये टेंशन का बता रहा है, और ये भी अगर इस तरफ है तो ये नीचे भी क्या बता रहा है, टेंशन का ही बता रहा है। तो सही जो आंसर है वो ये होगा बीम के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले डायग्राम की ओर। देखिए अगला डायग्राम जो है ये भी एक सिंपल सा एक बार है जो कि शायद सर्कुलर है, और इस सर्कुलर बार का क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर बताया गया, ये आई किस्म का है।
बट जो इसका जो वेब जो है, ये वेब की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊपर का फ्लेंज और ये नीचे का फ्लेंज है, और ये बीच के मेंबर को हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। तो ये जो बीच का जो वेब है, ये वेब की जो लंबाई जो बहुत ज़्यादा है, और इस वेब में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के फ्लैंज पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन हम लगा रहे हैं। और इस कंप्रेशन के माध्यम से हमें किस प्रकार का यहाँ पर शियर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, देखिए इस प्रकार का इलास्टिक लीनियर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मतलब ऊपर के हिस्से में हमें ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है, और नीचे के हिस्से में हमें कम स्ट्रेस या कम शियर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और फिर उसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए एफ वाई जो है शियर स्ट्रेस जो है, देखिए यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि ऊपर के हिस्से में हमें ज़्यादा टेंशन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब प्लस की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, टेंशन में है तो नो डाउट, और नीचे की जो वैल्यू है उसमें हमें कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, माइनस। ओके, तो ये इस प्रकार के पर्टिकुलरली मेंबर के लिए ये बनाया हुआ है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार से बनेगा, टेंशन है तो इस तरफ फॉरवर्ड की ओर जाएगा, और कंप्रेशन है तो डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड की ओर जाएगा, और नीचे का ये जो वैल्यू भी जो है ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ की जो चौथे की जो एरो की जो वैल्यू है वही ये इस चौथे की एरो की भी वैल्यू होगी। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ होता है ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पिछला यूनिट पढ़ा था हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, तो वो जो यूनिट हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ऑलमोस्ट 3 या 4 फार्मूले से ही बन रहे थे, 3 या 4 फार्मूले के माध्यम से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बन रहे थे। तो सिमिलरली इस यूनिट में भी हमें यही चीज़ देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम नंबर ऑफ फार्मूले से ही हमारा सारा का सारा जो न्यूमेरिकल्स है वो बनता चला जाएगा। और फार्मूले के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से हम किसी भी फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी वैल्यू को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी वैल्यूज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस जो यूनिट है इससे भी हमारे एंड सेमेस्टर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो कि न्यूमेरिकली बेस्ड ही रहते हैं, तो वो सब न्यूमेरिकल्स पर भी हम कुछ आगे हम बात करेंगे। तो आइए अगला डायग्राम अब हम देखते हैं। ये है अगला डायग्राम, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर मेंबर है और ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये फिगर थोड़ा सा ब्लर है बट इसे हम पढ़ करके समझ लेते हैं। शियर स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैराबोलिकली ओवर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इट इज मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 0 एंड इज 0 एट द एक्सट्रीम एंड्स। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसे हम पिछली लेक्चर में भी देखे थे कि जो जिस न्यूट्रल एक्सिस पर, किसी भी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के न्यूट्रल एक्सिस पर जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। और जो बाहर का जो वैल्यू है, जहाँ पर कि जितना ज़्यादा हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जाएंगे उस जगह पर क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए टाउ जो शियर स्ट्रेस के मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, टाउ मैक्स। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, टाउ मीन है ना। टाउ की वैल्यू जो रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही कम रहेगी, ऑलमोस्ट 0 के आसपास रहेगी। जो ये बाहरी सतह है, बाहर का जो एरिया है ना, तो अंदर के सरफेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हमें देखने को मिल रही है अंदर, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल एक्सिस के पास में हमें शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको पिछली लेक्चर में भी बहुत अच्छे से हमने देखा था, समझा था। आइए अब हम अगले फिगर को देखते हैं। यह है अगला फिगर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे फिगर्स को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था बट वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग चौकोन मेंबर हैं, जिसमें कि देखिए y इक्वल्स टू d/4 ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये बीच का जो ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस का लाइन है। और ये जो चौकोन जो है ये रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसमें कि ये शियर स्ट्रेस का इस प्रकार से बनेगा जो फिगर है। इसी पर आधारित हम एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का किस प्रकार से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा।
तो इस चीज़ को अब याद रखे रहिए कि किस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से एक स्पेरिकल किस्म का बन रहा है, हाफ स्पेरिकल टाइप का। और इसी के नीचे में देखिए एक आई बीम स्ट्रक्चर, आई टाइप का स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। तो आई स्ट्रक्चर का भी जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये किस प्रकार से बन रही है, तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में जो वैल्यू जो रहेगी शियर स्ट्रेस की, ये क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। तो न्यूट्रल एक्सिस में शियर स्ट्रेस की जो टाउ की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो इस वैल्यूज़ को भी आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा किस्म का आता है कि आप आई बीम, सर्कुलर बीम, हॉलो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस प्रकार के ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के बीम्स हैं, तो इनका आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। तो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए फिर आपको डायग्राम वहाँ पर बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से वहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप केयरफुली रिमेंबर रखेंगे ये सब पॉइंट्स को कि किस प्रकार से उसके ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे अपने और आगे के कुछ डायग्राम्स को कि उसमें किस प्रकार से शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं। बट ये जो दो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे भी आप बहुत ही केयरफुली ध्यान से रखेंगे, समझेंगे। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम रिसेंबल्स हुज स्केच। तो ये बहुत ही ईजी सा है। ये चीज़ को हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि हम एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम का किस प्रकार से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सा था। ये सी जो है इसका सही आंसर होगा। सी टाइप का ही ये रहेगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, तो सी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू जो रहेगा ये बिल्कुल सही आएगा, है ना। न्यूट्रल एक्सिस जो वैल्यू है, न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में जो हमारा जो पॉइंट है, न्यूट्रल एक्सिस में हमारा जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस का, ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा। इसी चीज़ को अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें कि रेक्टेंगुलर, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसा होगा, तो इसी को अगर हम वेरीफाई करें तो ये देखिए इस डायग्राम के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और किस प्रकार से इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, तो बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो गया। तो तीसरे नंबर का जो यहाँ पर है, थर्ड नंबर का सी जो है इसका सही आंसर होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए अब हम अगला डायग्राम को हम देखते हैं। अगले डायग्राम को देखिए, आई का जो है, ये आई के थोड़े से और क्लियरिटी को यहाँ पर बढ़ाया गया है कि आई अगर क्रॉस सेक्शन का अगर हमारे पास में बीम है, तो आई क्रॉस सेक्शन के बीम को किस प्रकार से हम जो है देख सकते हैं कि उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, उस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके जो पॉइंट हैं, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस का जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमने पहले भी डिस्कस किया कि न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट पर क्या होगा, इसका जो वैल्यू रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पर रहेगा। और ये जो रहेगा, इसका जो ट्रेंड जो रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन के लिए कैसा रहेगा, पैराबोलिक किस्म का रहेगा। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है तो पैराबोलिक, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है तो पैराबोलिक, और नीचे का भी स्ट्रेट लाइन है तो पैराबोलिक रहेगा। ओके, तो ये देखिए ये भी पैराबोलिक है और ये भी पैराबोलिक है। अब ये क्या चीज़ है, टाउ मीन, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग डायमेंशंस का अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को टाउ मीन बोला गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोला गया, टाउ मीन एक्सपोनेंशियल में कुछ लिखा हुआ है। ओके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोला गया है, क्यू ए वी बोला, टाउ ए वी बोला गया, टाउ एवरेज की वैल्यू बोला गया है। ओके, तो अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से ये जो है हमें देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो अब जो है, अब अगर हम आगे देखें कुछ और फिगर्स को इसमें, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये टी सेक्शन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। टी सेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, टी सेक्शन जो रहता है देखिए बहुत ही सिंपल सा है। टी सेक्शन में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया गया है, जो जेड वाला जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, और ये जो वाई वर्टिकल हमें दिख रहा है ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ओके, तो अब जो है ये जो ऊपर का जो फ्लेंज है और ये जो नीचे का वेब है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का, जो कि अभी हम आज ही की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार का फॉर्मूला होता है वो शियर स्ट्रेस का। और
शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट हो गया। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ये पैराबोला रहेगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी पैराबोला रहेगा। ओके, बट जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है उसके लिए पैराबोला बनेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही रहेगा उस जगह पर। इस चीज़ पर आप थोड़ा विशेष करके ध्यान देंगे। तो ये जो टी सेक्शन एल सेक्शन भी कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप केयरफुली रिमेंबर रखेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला होता है और किस प्रकार से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम है ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में बनाने के लिए। अब जो है हम आगे देखते हैं और जो है डायग्राम। देखिए ये जो डायग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओके। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर पतला सा अगर सीट है ना, या कोई मेंबर है, और अगर हम उसे बेंड करते हैं, अगर हम उसे मोड़ते हैं, तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस, जैसे मान लीजिए कि ये कर्सर को आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि इतना बड़ा अगर हमारा कोई मेंबर है वो इतना बड़ा है, जैसे यहाँ पर तो छोटा सा ही ये चौकोन हमें देखने को मिल रहा है, बट ये जो चौकोन जो है ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ये इस प्रकार का है। ओके, इस प्रकार का है साइज में। और अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों टर्मिनल को पकड़ के, एक इस एंड से और एक इस एंड से, दोनों टर्मिनल को पकड़ करके अगर हम इसे बेंड कर रहे हैं, मतलब मोड़ रहे हैं, या तो ऊपर की ओर हमें इसे हम ऊंचा करके हम इसे मोड़ रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, या नीचे की ओर हम इसे बेंड करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो हिस्सा है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है, वो क्या हमें देखने को मिलेगा, कंप्रेशन में देखने को मिलेगा। ओके, और कंप्रेशन जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के हिस्से को कंप्रेशन हम बोलेंगे क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो हिस्सा है उसे हम टेंशन बोलेंगे। नीचे का जो हिस्सा है उसे हम टेंशन बोलेंगे, मतलब कि वो दब खिंचा रहा है, नीचे का मतलब खिंचा रहा है, और ऊपर का जो है ये क्या हो रहा है, दब रहा है, कंप्रेशन में हो रहा है। तो इसे हम इस प्रकार से बोलेंगे, बताएंगे, बहुत ही जो कि आसान है, और इस चीज़ पर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट पर। तो इसी के आगे में हम और देखते हैं कि किस प्रकार से कंप्रेशन और टेंशन जो है किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर। तो इसी के कुछ और भी डायग्राम्स हैं, देखिए ये, तो ये बहुत ही सिंपल सा ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा एक बार है ना, और इस बार में क्या लिखा हुआ है, टॉप फाइबर्स अबव न्यूट्रल एक्सिस आर इन कंप्रेसर, बॉटम फाइबर्स बिलो न्यूट्रल एक्सिस आर इन टेंशन। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक आपका ये बना हुआ है एक न्यूट्रल एक बार है, और इस बार के बीचों बीच में क्या चीज़ लगा हुआ है, एक न्यूट्रल एक्सिस का हमने लाइन खींचा है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या चीज़ बता रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन में है। जब हम इसे बेंड कर रहे हैं ऊपर से, जब हम इसमें कोई पॉइंट लोड लगा करके जब हम इसे बेंड कर रहे हैं, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इसलिए देखिए ये तिरछा है ना, कंप्रेस हो रहा है, और नीचे का जो हिस्सा है ये क्या हो रहा है, खिंचा रहा है। तो देखिए ये खिंचाने के कारण से इसका जो एक कोना जो है ये बढ़ गया है, आगे आगे निकल गया, और इसका कोना देखिए दब गया है। ठीक है, मतलब ये टिल्ट हो गया है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है आप देख पा रहे होंगे कि टिल्ट हो गया, मतलब ऊपर का जो है ये दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और नीचे का जो है ये खिंचा रहा है, टेंशन में है। ओके, तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देख करके समझ सकते हैं, ये कंप्रेशन है ऊपर का, और नीचे का टेंशन है। न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेट लाइन है, ये एम जो है ये मूवमेंट को डिफाइन करता है, एम जो है ये मूवमेंट को डिफाइन करता है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का ही ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में भी आपको आसानी होगी। ओके, इस पॉइंट पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स ही बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी भी होगी। ओके, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। आइए अब हम देखते हैं अगला जो हमारा डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर एक कांटिलीवर बीम के बारे में बताया गया है, जो कि जिसका कि एक पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। ओके, और फिक्स्ड होने के कारण से रिजिडली फिक्स्ड भी हम इसे बोल सकते हैं, और जो दूसरा जो एंड है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, फ्री एंड है। ओके, ये क्या है, फ्री एंड है। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ये लिखा हुआ है, और ये जो है ये पॉइंट फोर्स लिखा हुआ है। तो पॉइंट फोर्स जब हम इस पर लगाएंगे तो नो डाउट कांटिलीवर बीम जो सबसे ज़्यादा जो वीक रहेगा, वीकर जो पोजीशन रहेगा, वो उसका फ्री एंड वाला जो एंड पॉइंट रहेगा, वही उसका सबसे ज़्यादा
वीकर पॉइंट रहेगा, और उसी जगह पर अगर हम जितना ज़्यादा हम लोड लगाएंगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऐसा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 2 है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन 3 है। तो 3 प्रकार के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में ये हमें बताया है कि अगर स्क्वायर अगर रेक्टेंगल अगर क्रॉस सेक्शन है तो किस प्रकार से ये बीम का हमें डेविएशन देखने को मिलेगा, अगर इस प्रकार का है ओवल शेप का तो किस प्रकार से, और अगर हॉलो सर्कुलर है तो किस प्रकार से हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो अब जो है अब हम आगे देखेंगे, ये फिक्स्ड एंड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हो गया, और ये पॉइंट फोर्स हो गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स और ये पॉइंट फोर्स, इसकी लंबाई जो है ये x हो गई, और ये यहाँ से जो इसका जो सरफेस है यहाँ से इसकी जो लंबाई है, बढ़ी हुई लंबाई या बैंड हुई वाली जो लंबाई है, बढ़ा या घटना जो भी हम बोल सकते हैं, बढ़ा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, वो तो खैर नेक्स्ट हम देखेंगे, बट इसकी जो लंबाई है ओवरऑल जो लंबाई है वो क्या है, L0 है। ठीक है, L0 या है ना LO अभी आप बोल सकते हैं, तो वो हो गई इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ को समझना है। तो नो डाउट यहाँ पर भी जो कैंटिलीवर बीम का जो ये न्यूट्रल एक्सिस जो बन रहा है, इस कैंटिलीवर बीम के भी न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, और ऊपर का जो हिस्सा है वो किस में होगा, टेंशन में होगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो कंप्रेशन में होगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसे हम बहुत ही केयरफुली हम ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, इस पर हमने पहले भी बात कर चुका है। तो डायग्राम का यहाँ पर अब हम ख़त्म करके अब हम क्या करते हैं, थ्योरीज पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ तक कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि एल सेक्शन का, टी सेक्शन का किस प्रकार का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का। तो बहुत ही सिंपल टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, और ये सब फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये सब न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं इस यूनिट में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं जो बनाने के लिए हम एग्ज़ाम में आते हैं। ये भी 2-3 जो फॉर्मूले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उन्हीं सब फॉर्मूले पर ही आधारित रहता है इसका न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि इसका आई सेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। तो क्यू मैक्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 8I लिखा हुआ है इंटू B/T इंटू डी का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। और फ्लेंज के लिए यहाँ पर देखिए Q इक्वल्स टू F/8I लिखा हुआ है ना। तो फ्लेंज का जो ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं और ये जो वेब का जो ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा एल सेक्शन के लिए, आई सेक्शन के लिए, टी सेक्शन के लिए। तो ये जितने भी सेक्शन है ये तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टी सेक्शन और एल सेक्शन के लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर सर्कुलर सेक्शन, है ना। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम सर्कुलर जो शियर स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम सर्कुलर स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो रहेगा सर्कुलर सेक्शन के लिए वो क्या होगा, कैसा होगा, तो उसके ऊपर में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस का जो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो सबसे पहली बात जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। बट जो सेंट्रल लेयर का जो एरिया रहेगा, सेंट्रल लेयर का एरिया को हम क्या बता रहे हैं, सेंट्रल लेयर का एरिया रहेगा π/8 इंटू डी स्क्वायर। सेंट्रल लेयर को हम z या d से भी हम डिनोट कर सकते हैं। z जो डिस्टेंस रहेगा इसके न्यूट्रल एक्सिस आउटर सरफेस का डिस्टेंस को हम z या d से हम डिनोट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस जो रहेगा सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये सॉलिड अगर रहेगा तो π इंटू d⁴ डिवाइड बाई 64 रहेगा, और अगर हॉलो रहेगा तो π इंटू कैपिटल π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सेमी सर्कल अबव, और ये क्या चीज़ है, सेंट्रल लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये दरअसल एक थ्योरम किस्म का है, एक मैथमेटिकली प्रूव्ड इक्वेशन किस्म का है। जैसे कि ये देखिए y बार इक्वल्स टू 2d/3π, है ना, और हैंस q मैक्स इक्वल्स टू f/iz इंटू वाई बार, है ना, इंटू a इंटू वाई बार। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो q मैक्स इक्वल्स टू f/π/64 इंटू d⁴ इंटू d, है ना, इंटू π/8 का d स्क्वायर, है ना। और ये क्या चीज़ है, 2d डिवाइडेड बाई 3π।
तो ये सब जो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्या चीज़ है, प्रूव्ड इक्वेशंस है। हम इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम किस्म का हम एक एक करके उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या किसी के वैल्यू को हम किसी में पुट कर रहे हैं, 2-3 इक्वेशन का हम हेल्प लेकर के। तो यहाँ पर जो है हम हमारा ये ऊपर के सारी चीज़ों का आप फोकस ना देते हुए केवल इस फॉर्मूले पर आप फोकस दीजिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 4/3 क्यू एवरेज रहेगा। बस इस चीज़ पर आप फोकस देंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 4/3 क्यू एवरेज रहेगा। अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन एन आई इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई कार्ड पर उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल की गणना है ना। यहाँ पर लिखा हुआ एज हियर सोन इन फिगर आई सेक्शन लेट बॉन्ड डी बी द विड्थ ऑफ द फ्लैंज एंड ओवरऑल डेप्थ लेट बी एंड डी बी द थिकनेस ऑफ द वेब एंड इट्स डेप्थ। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लैंज, विड्थ ऑफ द सेक्शन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस b। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इसमें देखिए अलग अलग पॉइंट का अलग अलग नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ऊपर का जो सरफेस है उसे हम बी नाम से हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो अंदर अंदर का जो है उसे हम स्मॉल डी के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं, बाहर बाहर का जो है इसे हम कैपिटल डी के से हम डिनोट कर रहे हैं, है ना। और ये जो है ये यहाँ पर जो हम देख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस हम यहाँ पर एन ए करके हम डिनोट कर रहे हैं। अंदर अंदर का जो है ये वेब का, इसे हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस है इसे हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो y भी हम बोल सकते हैं या d/2 भी हम बोल सकते हैं इसे। ओके, स्मॉल d/2। तो देख सकते हैं, देखिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस ये हाफ है तो d/2 ही होगा, नो डाउट, है ना। तो ये एरिया साइडेड ये सब जो भी है ये मतलब ये सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये जो है ये हमें बस एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा आई सेक्शन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस को हम Q से हम डिनोट करते हैं और शियर फोर्स को हम कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस Q इक्वल्स टू S/2I इंटू D²/4 माइनस y², है ना। अब क्या है, यहाँ पर देखेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेब या विड्थ ऑफ द सेक्शन एट डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो y डिस्टेंस का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल्स टू S इंटू S, यहाँ पर क्या है, ये शियर स्ट्रेस का Q जो है ये देखिए S यहाँ पर डिफाइन किया गया एरिया ऑफ साइडेड एरिया, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे, इसी के आगे में कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सब इक्वेशंस हैं। तो ये सब इक्वेशंस वैसे बहुत ज़्यादा तो एग्ज़ाम में नहीं आते, बट आप थोड़ा सा केयर करके चलेंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली देखिए यही इक्वेशन आई सेक्शन के बारे में फिर से वही डायग्राम हमें सामने देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से ये जो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पर बी आएगा, बी लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए वाई है, ये ऊपर के हिस्से को हम कैपिटल बी और बाहर बाहर को कैपिटल बी, अंदर अंदर को स्मॉल बी, और ये अंदर अंदर को स्मॉल डी, बाहर बाहर एरिया, बाहर बाहर आउटर को कैपिटल डी, और ये न्यूट्रल एक्सिस से आउटर का जो डिस्टेंस है इसे हम वाई से डिनोट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जिसे कि हम समझने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अब ये इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस डायग्राम ऑफ आई सेक्शन। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस Q इक्वल्स टू B/B कैपिटल B बाई स्मॉल b इंटू S/8I इंटू D² माइनस स्मॉल d² प्लस S/2I इंटू स्मॉल d²/4 माइनस y², है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेस Q का। अब यहाँ पर सिमिलरली देखिए स्ट्रेस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी देखिए एज शोन इन फिगर शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम, अपरूपण प्रतिबल का वितरण आयताकार काट के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर कोई भी बॉडी है तो उसका किस प्रकार से जो फॉर्मूला बनेगा, तो उसी का यहाँ पर डेरिवेशन बताया गया है। एज शोन इन फिगर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ अ विड्थ b एंड डेप्थ d, लेट द सेक्शन बी सब्जेक्टेड टू द शियर फोर्स S। फिगर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम, कंसिडर ए लेवल EF at a distance y from the neutral axis, the intensity of shear stress at the level is given by Q equals to S जो है ये shear stress के एक पार्ट को हम बोलते हैं A इंटू वाई बार बाई आई बी। आई जो है A जो है ये ऊपर के डिस्टेंस मतलब विड्थ
बी जो है ब्रेड्थ को हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर डिफाइन है, देखिए ये बी है, ओके, स्मॉल बी, और ये जो रहेगा ये स्मॉल ए रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर बेसिकली बस ये फॉर्मूले पर आप फोकस करेंगे कि ये जो आखिरी में क्यूमैक्स इक्वल्स टू कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है 3/2 इंटू S/BD। तो ये सारे जो इक्वेशंस के वैल्यू हैं ये हमें एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक डाटा हमें नहीं दिया रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अल्टर करके। तो ये जितना भी आज हमने लेक्चर में पढ़ा है, जाना है, समझा है, इन सब चीज़ों को आप नोटबुक में आप अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे, तो शायद ये शियर स्ट्रेस जो है आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।